नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की, जो मुद्दा इस देश में इस वक्त सर्वाधिक सुर्खियों में है। और दरअसल ये मुद्दा देश के सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ा है, उनके और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा है। आपको बता दें कि एक वक्त हुआ करता था जब सुरक्षित पेंशन स्कीम हुआ करती थी देश में, और दिसंबर 2003 तक। तब ये ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको ओपीएस कहते हैं, तब ये सरकारी खजाने से कर्मचारियों को एक तयशुदा पेंशन का भुगतान हुआ करता था। और ये पेंशन कहा जाता था कि कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। और जो सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरियों के लिए, जो लोगों के लिए एक आकर्षण सरकारी पहलू से जुड़ा हुआ था, उसमें पेंशन की बड़ी निर्णायक भूमिका हुआ करती थी। और प्राइवेट सेक्टर और सरकारी महकमों के बीच में जो अंतर हुआ करता था, उस अंतर में सबसे अहम किरदार अगर कोई पहलू निभाता था, वो आयाम था पेंशन का। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई, तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ा खर्चा हो रहा है, और इस पेंशन के जो खर्चे का बोझ है, इसे कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, इसे लागू कर दिया गया। निश्चित पेंशन का जो प्रावधान था, उसे हटा दिया गया। कर्मचारियों का अंशदान भी अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कर्मचारी और सरकार के लिए समान रूप से 10% का अंशदान करने का प्रावधान किया गया। इसका व्यापक पैमाने पर विरोध होना शुरू हुआ। साल 2019 में सरकारी अंशदान को बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर दिया गया। ये चुनावी मुद्दा भी बनता रहा। विपक्ष शासित कई राज्यों ने ये मांग भी उठाई और उसे लागू भी किया, ओपीएस को यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब। अब 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो चुनाव के जो उनके तारीख है, उसका भी ऐलान हो चुका है। अब फिर से ये मुद्दा गरमा रहा है, तूल पकड़ रहा है। लेकिन इसी बीच सरकार यूपीएस लेकर आई, यानी ओपीएस एनपीएस के बाद यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। और सरकार का अब कहना है कि ये सबसे बेहतर है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसकी बात कर रही है सरकार, ये वाकई में क्या सामाजिक सुरक्षा देगी? सामाजिक सुरक्षा का इसका जो दावा है, वो हकीकत है, या दिखावा है, या छलावा है? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी मंगला जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, जाने माने शिक्षाविद रहे हैं। और शैलेंद्र दुबे जी, जो इंजीनियर रहे हैं और पावर कारपोरेशन के जो हक और हुकूक की जो लड़ाई है, वो लंबे समय से लड़ते रहे हैं और बड़ी ही वाजिब तरीके से अपने तर्कों को, अपनी बात को रखते रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। सर, हम आपसे ही शुरू करते हैं, शैलेंद्र सर, कि जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये बात हो रही है कि अ, ये अब यूपीएस ले आएंगे, तो क्या ये यूपीएस कुछ सब नाम बदल दिया खाली, या फिर सब कुछ स्टफ वही है, सामान वही है, और पैकिंग कुछ नहीं करने की कोशिश की है? कैसे देखते हैं सरकार की मंशा को, ये सरकार की योजना को? देखिए कर्मचारियों की पिछले 19 साल से जब से पुरानी पेंशन समाप्त की गई थी, एक ही मांग थी, पुरानी पेंशन की बहाली की। यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली नहीं है। अगर तुलना करके बताएं तो ओपीएस और यूपीएस में काफ़ी फ़र्क है और जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। मैं इस न्यूज़ को आपके सामने ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ जो है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये न्यूज़ जो है, ये कहती है नो ऑप्शन ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। द एन्युटी प्लान meant to generate specified retirement benefits for central government employees under UPS will be restructured in such a way that the capital is not returned to the heirs after the death of dependent of the pensioner. तो यह उससे भी खराब है, एनपीएस से भी खराब है। एनपीएस में 10% की कटौती हो रही है, इसमें भी 10% की कटौती हो रही है, लेकिन एनपीएस में 10% इम्प्लाई का और इम्प्लाई ये 24% पैसा है एनपीएस में, यह इम्प्लाई को मिलता है। 60% रिटायरमेंट के बाद उसको मिल जाता है, सुपर एन्युएशन के बाद 40% से उसको पेंशन मिलती है। जिस पर हम लोगों की आपत्ति थी कि 40% से जो पेंशन मिलती है वो कम पेंशन मिलती है, लेकिन एक प्रकार से ये नुकसान जो है 24% पैसे का नुकसान है। और भी कई अंतर हैं। ओपीएस में लास्ट पे ड्रान का 50% मिलता था, इसमें
अंतिम वर्ष के 12 महीने का औसत है। 12 महीने में एक बार कर्मचारी का इंक्रीमेंट लगता है, यानी वो इंक्रीमेंट जो लगेगा उसका पूरा बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी उसका 40% कम्यूट हो जाता था, एक मुश्त अच्छी धनराशि मिल जाती थी, और 15 साल के बाद वो फिर फुल हो जाता था। 80 साल के बाद 10 साल पेंशन की बढ़ोतरी है, 85 साल के बाद 20% की बढ़ोतरी है, 90 साल के बाद 50% की बढ़ोतरी है। इस तरीके से बढ़ोतरी थी पेंशन की। उसका रिवीजन भी होता था पे रिवीजन के साथ। यह क्लियर नहीं कि इसका रिवीजन होगा कि नहीं होगा। साफ है, एश्योर्ड है, वन टाइम है, तो इसका कोई रिवीजन नहीं होगा। कोई और इसकी बातें आई नहीं है। तो जब तक ये बात सामने नहीं आती, एक ऑर्डर नहीं आता, तो यूपीएस को ओपीएस का विकल्प मैं कदापि नहीं मानता हूँ, यह किसी के हित में नहीं है। मैं 1 मिनट और लूँगा अपनी बात कहने में। जी जी मैं जी पावर सेक्टर के पूरे देश के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूरे देश में जी पावर सेक्टर में 15 लाख कर्मचारी, जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर इस देश में है, रेलवे है, डिफेंस है, और उसके बाद पावर सेक्टर है और बैंक। तो पावर सेक्टर के पूरे देश के कर्मचारियों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये 15 लाख कर्मचारी, इनकी पेंशन तो जब 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 जिस राज्य में अनबंडलिंग हुई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तभी मनमाने ढंग से समाप्त कर दी गई। एक और विसंगति है पावर सेक्टर के कर्मचारियों को हर जगह एनपीएस नहीं मिलता। किसी प्रांत में एनपीएस है, किसी प्रांत में सीपीएफ है, किसी प्रांत में ईपीएफ है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां ईपीएफ भी है और सीपीएफ भी है। तो पावर सेक्टर के कर्मचारियों का क्या होगा? कोई इनॉमली न रहे, एक समरूपता रहे। इसलिए मैंने एक पत्र भी लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैंने कहा कि पावर सेक्टर की वजह से ही, पावर सेक्टर क्या है, विकास का ग्रोथ का इंजन है। इसके इसके बिना विकास नहीं हो सकता, बिजली नहीं मिल सकती, रोशनी नहीं आ सकती। तो पावर सेक्टर के एम्प्लॉइज के साथ क्यों इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है? और मुझे खुशी है कि ये जो नई स्कीम आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको तमाम कर्मचारी संगठनों ने सिरे से, 1-2 कर्मचारी संगठनों को छोड़कर सबने सिरे से खारिज कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आज यह कंसर्न हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आज कंसर्न ये हुआ है कि एश्योर्ड पेंशन दे, तो अगर दबाव रहा कर्मचारियों का, तो कल यह भी कंसर्न होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली हो। और पुरानी पेंशन की बहाली होनी भी चाहिए। जब एमएलएस को, एमपीस को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको 5-5, 6-6, 9-9 पेंशन मिल रही है, तो कर्मचारी ने क्या गुनाह किया है? वो तो एक पेंशन मांग रहा है, उसको मिलनी चाहिए पुरानी पेंशन। जी, बड़ी अच्छी बात कही। और क्योंकि मैं देख रहा था कि तमाम कर्मचारी संगठन और तमाम उनकी एक और बढ़िया बात आई, जो शायद जनता को बड़ी दिलचस्प भी लग रही है। उनको लग रहा है कि उन्होंने कहा कि इसकी अगर शुरुआत ही करनी है, तो आप पहले अपने एमएलएज और एमपी से शुरू करिए। आप उनके लिए तो सब कुछ बेहतर होने की बात होती है, और जब कर्मचारियों की आती है तब बड़े प्रयोग होने शुरू हो जाते हैं। और सर, आपने जो बात कही पावर सेक्टर की, मुझे बहुत ही अच्छा, अभी अभी बात करते हुए आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पावर सेक्टर वाले जो इश्यूज हैं, ये एक बड़ा कोर इशू है, और इस पर हम एक एक अलग से भी डिबेट रख सकते हैं। और मैं जी, पूरी उम्मीद करूंगा कि आप उसमें हमको समय दीजिएगा, और उसमें भी हम इस पर एक डिटेल्ड बात करेंगे, क्योंकि जनता को ये पता चलना चाहिए कि नहीं, हमारे घरों में जो रोशनी ज्ञानेंद्र जी, होती है, और वो रोशनी। जी, आप तो आप मैं ये ये कह डिबेट रहा हूँ। रखें, आप ये डिबेट जी जी रखेंगे तो पूरे देश के जो कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रीय नेता हैं 4-5 बिजली के, उनको भी जी मैं जी उसमें ऐड करा दूंगा। वो एक बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, मैं डिबेट आपसे होगी। बिल्कुल अभी आपसे चूंकि बात करने के बाद ही मुझे एक अच्छा ये बिंदु दिखाई दिया कि मुझे लगा कि ये मुद्दा भी बड़ा विचारणीय है, क्योंकि हमारे आम आदमी को बिजली पावर सेक्टर से तो बस इतना ही उसका सरोकार है कि हमारे घरों की जो बिजली है वो उनके जरिए आती है। लेकिन खुद उनकी उम्मीदें कितनी ना उम्मीदों में है, खुद वो कितने उम्मीदों के मायने में वो कितने अंधियारे में महसूस कर रहे हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि हम इस पर भी अलग से जी, चर्चा करेंगे। और आज हमारे जो चर्चा का विषय है यूपीएस को लेकर, इसके साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान अभी जुड़ने के लिए तैयार हैं, वो धीरज कुमार जी। शायद तकनीकी वजह से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम सीधे चल रहे हैं डॉक्टर आरपी मिश्रा जी आपके पास। डॉक्टर साहब, आप लोग शिक्षकों को लेकर, क्योंकि इस देश में तमाम, अभी हम हाल में भी देख रहे थे, शिक्षकों को लेकर बड़े प्रयोग होते रहे हैं, और कभी अटेंडेंस लगाने को लेकर, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर। लेकिन ये पेंशन की एक ऐसी चीज है जो शायद एक बुढ़ापे की लाठी भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये एक बड़ा सम्मान का प्रतीक है। डॉक्टर धीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब भी के बारे में भी और हम चर्चा करेंगे इस डिबेट में, उनको जब शामिल अभी करेंगे। लेकिन हम डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आपसे जो बात कर रहे थे कि शिक्षकों को लेकर,
तो ये जो शिक्षकों का पहलू है, ये शिक्षक जगत कैसे सोचता है कि सरकार ने जो ये ओपीएस की बाद एनपीएस और अब यूपीएस लाए हैं, तो शिक्षक जगत कितना मुतमईन है या फिर उससे नाइत्तेफाकी जता रहा है? क्या कह रहे हैं सर? जो भी जो मोदी जी ने ये स्कीम लागू की है, ये तो जो एनपीएस है उससे भी बेकार है। और ये इसलिए है कि चूंकि लोकसभा निर्वाचन में इनको झटका लगा, तो झटके, और उसको ये जानते हैं कि एक कारण ओल्ड पेंशन स्कीम न लागू होना भी है। इसकी मांग होती रही है, संघर्ष होता रहा है। लखनऊ में लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी, दिल्ली में लाखों लाख शिक्षक और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से आंदोलन किया, दबाव सरकार में बना है। परिणाम है कि जो परिवार है कर्मचारियों शिक्षकों के, पूरा तो हर जगह वो है। तो जो एनपीएस है, एनपीएस में तो फिर भी था कि 10% कटौती होती थी, 14% सरकार देती थी और उसको इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में, लेकिन रिटायरमेंट में 60% वापस करते थे। 40% रोक करके उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पेंशन की देने की बात थी। यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज है कि 10% कटौती ये कराएंगे तो बेवकूफ समझ रहे हैं। और जो अभी वो रवि प्रसाद जी, इनके जो मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रविशंकर जी, तो वो बता रहे थे कि तो बड़ी फायदेमंद है, ये गोल कर गए कि 10% कटौती होगी, उसका कोई भी धनराशि वापस नहीं होगी, पैसा वो मिलेगा नहीं। तो इसमें लास्ट में 6 महीने का वेतन दे देंगे। तो बहुत ही खराब स्कीम है, किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन इतना है कि सरकार अगर ये मोदी जी दबाव में आए हैं कि ये लागू करने के लिए, तो हम लोगों का संघर्ष आगे भी काम आएगा और इनको पुरानी पेंशन लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि निश्चित रूप से इनको लागू करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक और मैं अपने दर्शकों को एक और मजेदार बात बता दूं जो बड़ा दिलचस्प पहलू है। जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी, इसकी शुरुआती चरण थी, जब इसकी जानकारी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन से जुड़े मामलों में एक डॉक्टर सोमनाथन कमेटी उन्होंने बनाई थी, ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और उन्होंने कहा कि लेबर जो यूनियन है देश की, उनसे बातचीत की गई है और उसके बाद देश में और दुनिया में तमाम जगहों पर जो मौजूदा सिस्टम उसको समझने के बाद ही यूपीएस की सिफारिश की गई और इसीलिए सरकार ने इसे मंजूर कर लिया। लेकिन जब यूनियन के नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये पूरा दावा झूठा है, सरकार के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, कमेटी की सिफारिश कब पेश हुई, कब इस पर विमर्श हुआ, ये किसी को नहीं पता, कमेटी की रिपोर्ट क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ये जो एक बड़ी विसंगतियां सामने आ रही हैं कि जहां पर सरकार कह रही है कि हमने बड़ी सोमनाथन कमेटी के लिए बड़ी बातचीत की लेबर यूनियन से, तमाम जो देश के संगठन हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन तो जान ही नहीं रहे कि आखिर ये कमेटी कब बनी और कैसे, कहां, किससे बात कर ली और कैसे इसने सिफारिश दे दी। तो ये बड़ी विसंगतियां हैं और जाहिर सी बात है, जब कोई भी योजना लाई जाएगी और उसमें विसंगतियां होंगी, पारदर्शिता नहीं होगी और साझेदारी नहीं होगी, जो उसमें प्रभावित पक्ष हैं, जब तक उनसे साझेदारी नहीं होगी तो फिर कोई भी जो पहलू है उसमें सरकार को यू टर्न ही लेना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम तमाम मुद्दों पर देखते आए हैं। और बेहतर यही होगा किसी भी सरकार के लिए, किसी भी शासन सत्ता के लिए, कि वो उस पर चर्चा करे कि जो साझेदार हैं, जो उससे सीधे तौर से प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनसे बातचीत की गई, क्या उनसे उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं की चर्चा की गई। लेकिन ऐसा होकर नहीं दिखाई दिया। डॉक्टर धीरज कुमार, आपके पास हम चलते हैं और आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं ये जो यूपीएस जो लाया गया। अभी आपने शैलेंद्र दुबे जी को सुना, डॉक्टर आरपी मिश्रा जी को सुना, आप कैसे देख रहे हैं कि ये यूपीएस क्या वाकई में जो सोशल सिक्योरिटी की बात कही जा रही है उस दिशा में ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर ये वाकई में कोई दिखावा और छावा है? मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब की आवाज आपकी थोड़ी सी कुछ इस दिशा में एक और जो खामियां है, जो बार बार तो हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये 20% चूंकि मैं भी केंद्रीय कर्मचारी और डॉक्टर साहब से आपसे आवाज शायद कुछ तकनीकी वजह है, उसकी वजह से एक खामी है। मंगला, हम आपसे डॉक्टर साहब से फिर से बात करेंगे, धीरज कुमार जी से। मंगला, आप कैसे देख रहे हैं कि कर्मचारी जो तमाम यूनियन के लोग हैं और
उत्तर प्रदेश में खासतौर से, लखनऊ में भी आपने बातचीत की। आप कैसे देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो किस तरीके का रुख रख रहे हैं? क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ हैं, चाहे शैलेंद्र दुबे जी हों, डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी हों, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में, अपने कोर सेक्टर में ये लोग पूरा एक बेहतरीन इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं वो जानते हैं। तो सरकार को जब बात करनी थी, जब यूपीएस लाना था या ओपीएस के बजाय कोई और सिस्टम लाना था, तो इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी बातचीत होती दिखाई नहीं दी। अभी कर्मचारी संगठन क्या मान रहे हैं? उनको क्या लग रहा है कि कुछ सरकार से उम्मीद है और इस दिशा में कुछ बदलाव होगा, या फिर हम अभी तमाम जो पहलू देख रहे हैं, तमाम मुद्दों को देख रहे हैं, किसान आंदोलन से लेकर और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर सरकार यू टर्न ले लेती है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले में भी कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है? जी जी सर, मैं बता दूं आपको कि देश जो है, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की जो गरिमा है और लोकतंत्र का जो मर्यादा है वो जनता से है। और जनता इस बात का सबूत, जो लोगों का मानना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें दे चुकी है। और उसके बाद जो परिवर्तन सरकार ने, कई मामलों में सरकार ने यू टर्न लिया है, और जो ये ओपीएस स्कीम भी आई है, यूपीएस स्कीम, ओपीएस और एनपीएस के बाद यूपीएस जो पेंशन योजना आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसको भी लेकर के जो सरकार लाई है, इसमें कर्मचारियों की, जो कर्मचारी संगठन है या जो इस समय काम भी कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद ये है जरूर कि वो इससे सहमत नहीं है, इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। एक दो संगठन, जैसा सर ने बताया कि एक दो संगठनों को अगर छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर संगठन इसके विरोध में है और वो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। उनका मांग है कि अगर आप ये यूपीएस में 50% आप देने की बात कही रहे हैं, तो 50% तो ओपीएस में भी देते थे, तो पुरानी पेंशन को ही क्यों नहीं आप लागू कर देते हैं? घुमा फिरा के क्यों इस चीजों को ला रहे हैं? तो अब लेकिन सरकार ने यूपीएस लाया, तो सरकार ने जब यूपीएस लाया, तो अब कर्मचारियों को एक उम्मीद जरूर है कि वो दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो ओपीएस भी कहीं ना कहीं सरकार इसको लागू कर सकती है। जो आपने बात कही सब शुरुआत में ही कि ये जो पेंशन योजना है ये बुढ़ापे में लाठी का काम करती थी, ऐसा माना जाता है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि जैसे समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न है, वो तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस इत्यादि में जाते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं सर, उसमें ज्यादातर कमजोर घरों के, मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर रहते हैं, उन घरों से जाते हैं, ज्यादातर उसमें संख्या ऐसी होती है। तो उनको, उनके लिए ये जो पुरानी पेंशन योजना थी, तो उसमें ये जो पेंशन मिलती थी, ये बिल्कुल लाठी की तरह ही काम करती थी बुढ़ापे में उनके लिए। और जिस समय इनको मिलता था, उस समय उनके पास बहुत सारी, मतलब वो अवस्था वो होती है कि वो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे काम नहीं कर सकते। उनके लिए वो एक जीवन यापन का जरिया होता था। कई सारे उदाहरण भी हैं सर, जो अभी आप शायद देंगे। तो सरकार का जो ये निर्णय आया है, इसमें कर्मचारियों ने इसका स्वागत नहीं किया है, एक दो संगठनों ने किया है, लेकिन उनको उम्मीद है कि ये लोकतंत्र है, और कहीं ना कहीं जब दबाव बनेगा और सीटों का या चुनाव का जब दबाव आएगा, तो सरकार इसको लागू कर सकती है। ये जो यूपीएस स्कीम आई है, इसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ गया है सर। बिल्कुल। ये शैलेंद्र सर, अभी हम अपने दर्शकों को वो वक्त जरूर बताना चाहेंगे कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ये ओपीएस को खत्म किया था, तो सर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि वो वजह क्या थी? सरकार का कहना था कि पेंशन में बड़ी मद में बहुत ही ज्यादा राशि जा रही, बहुत बड़ा घाटा बढ़ता जा रहा, और आने वाले टाइम में तो ऐसा आएगा कि जब बिल्कुल संभाले नहीं संभलेगा, इतना घाटा हो जाएगा। तो क्या ये जो दलील दी गई थी उस वक्त का, आपको हम समझना चाहेंगे कि कितना ये दलील जायज थी, या सरकार क्या चाह रही थी? क्यों ऐसा उसने ओपीएस से ऐसी उससे दुराव क्यों हुआ कि उसने लागू कर दिया एनपीएस? जी देखिए, मैं तो यह मानता हूं कि गुमराह किया गया था कुछ ब्यूरोक्रेट्स के जरिए माननीय अटल जी को। और उसके पहले पेंशन, स्वतंत्रता के पहले से ब्रिटिश समय से पेंशन मिलती आ रही है। और मैं एक नियम आपको बताऊं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पेंशन तो सरकारी खजाने से मिलती है, सरकार देती है, लेकिन कई कारपोरेशन भी पेंशन दे रहे थे, जैसे यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसमें मैं था, ऐसे कई कारपोरेशन। तो यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो पेंशन दी जा रही थी वह सरकार नहीं देती थी, यूपीएससी भी देता था। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था 19.05%,
उससे पेंशन बनती है। तो यह पेंशन केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं मिल रही है, कारपोरेशन के कर्मचारियों को भी पेंशन मिलती है, जल निगम में भी पेंशन मिलती है, कई निगम है जिनमें पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये तर्क गलत था। और एम्प्लॉयर 19.05% देता था, आज एम्प्लॉयर दे रहा है 18.5%। आफ्टर ऑल यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.5% गवर्नमेंट ने खुद कहा। तो अगर गवर्नमेंट इसको 1% और बढ़ा देती तो इसी से जैसे पुरानी पेंशन मैनेज की जा रही है उसी तरीके से नए कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन इसी से मैनेज की जा सकती है। उसका अपना गणित है, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा। आपने अभी एक चर्चा किया था कि ये सरकार यूपीएस क्यों ले आई और स्वामीनाथन कमेटी क्यों बैठी। तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि वर्ष 2023 के जनवरी में आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी वहाँ पर, उसने यही स्कीम लागू किया था, गारंटीड पेंशन स्कीम के नाम से, जिसको आज यूपीएस कहा जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश में जीपीएस कही गई थी और आंध्र प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और जगन मोहन रेड्डी की सरकार हार भी गई। उसी के बाद केंद्र सरकार को संभवतः यह विचार आया कि स्वामीनाथन कमेटी बैठा दें और आंध्र प्रदेश की तरफ कोई ऑर्डर कर दे। तो जो यूपीएस है और जो जीपीएस आंध्र प्रदेश का था, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ यह वही स्कीम सामने आई है या कोई दूसरी स्कीम सामने नहीं आई है। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, यह किसी भी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम का किसी भी प्रकार से वो नहीं है। 25 साल के बाद आपने कहा पूरी पेंशन मिलेगी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उत्तर प्रदेश में अपॉइंटमेंट की एज है 45, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट में है 37। तो जो 45 की उम्र में आएगा उसको क्या होगा, जो 37 की एज में आएगा उसका क्या होगा। एक और बहुत संवेदनशील मामला है, मुझे यह जानकारी दी गई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो सबसे नीचे का सिपाही आता है, जवान आता है, वो तो 25 साल नौकरी नहीं करता, उसका क्या होगा, उसको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। तो बहुत विसंगतियां हैं, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जैसी थी वैसे ही बहाल। बिल्कुल, शैलेंद्र सर ने जो बात बताई कि उस पर एक और मैं बात बताऊंगा कि जो अभी ये कहा जा रहा है कि जो लोगों ने एनपीएस चुना था उनमें से एक बड़ी तादाद में लोग रिटायर भी होने लगे हैं, पेंशन भी मिलने लगी है, लेकिन इनकी शिकायत है जैसे कि अगर किसी समय अगर आप औसतन मान लीजिए कि एक अनुमान जैसे लगाते हैं कि 100 रुपये अगर आनी चाहिए तो कभी 120 हो सकती है, 90 भी हो सकती है। तो उनको इतनी फ्लक्चुएशन है कि वो उनको लगता है कि ऐसे में जिंदगी कैसे बिताएंगे। और एक बनारस का बड़ा चौंकाने वाला मामला है, कॉलेज के एक प्रिंसिपल है, उनका मामला सामने है कि जब वो रिटायर हुए थे उस वक्त उनकी सैलरी थी 1.5 लाख के करीब। जब पेंशन आना शुरू हुआ तो उनके पास पेंशन आ रही थी 4044 रुपये। जी हाँ, 4044 रुपये। तो आप समझ सकते हैं 1.5 लाख जिसको सैलरी मिल रही हो प्रिंसिपल को और वो प्रोफेसर को आज 4044 रुपये। और ऐसे वक्त में जब शरीर अशक्त हो रहा है, उनकी जरूरतें और बढ़ रही हैं, उनको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, उनको तमाम पहलुओं का ख्याल रखना है, अपनी पारिवारिक भी जिम्मेदारियां देखनी है, उस वक्त उनको जो पेंशन के तौर पर अगर 4000 मिल रहा है तो मुझे लगता है कि कोई भी सामान्य नागरिक यही कहेगा कि इससे ज्यादा विद्रूप मजाक कोई हो नहीं सकता है। हम डॉक्टर आरपी मिश्रा जी आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। जी जी, एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ। जी एक पॉइंट, यह अभी जो डॉक्टर आरपी मिश्रा जी ने ये बात कहा कि 10% कर्मचारियों का पैसा जब्त कर लेंगे, तो 10% नहीं जब्त करेंगे, 24% जब्त कर लेंगे, क्योंकि एनपीएस में 10% इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन और 14% इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का 60% रिटर्न मिलता है सुपर एन्युएशन के बाद। तो इसको 10% के रूप में मत देखिए, 24% देखिए। और 24% की धनराशि अगर कोई 30-35 साल काम करेगा, बहुत बड़ी धनराशि होती है। यह एक इसमें सबसे बड़ा धक्का है। कर्मचारी परेशान है, वह कह रहा है इश्योर्ड पेंशन लें तो हम फंड छोड़ दें, फंड लें तो इश्योर्ड पेंशन न मिले, एकदम कंफ्यूज है। तो मिश्रा जी की राय लीजिए। जी 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 सर, डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, ये सर जो कह रहे हैं जिस तरीके से, ये विसंगति कैसे आप देख रहे हैं? सर अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सर। जी जी, ये तो बहुत बड़ी विसंगति है और ये एक तरह से धोखा देना है, तो गुमराह करना है कि जो हम लोग उस स्कीम को नहीं मान रहे थे, न्यू पेंशन स्कीम को,
जहाँ पर कि लास्ट में वो 60% वापस कर रहे थे, 40% पे पेंशन देने की बात, 10% कंट्रीब्यूशन टीचर का कर्मचारियों का था और 14% सरकार का था। इसमें इन्होंने बढ़ा के सारा 18.5% कर दिया। लेकिन अगर लास्ट में कुछ मिलेगा ही नहीं, पेंशन भले ही, मैंने शिवपाल मिश्रा जी का स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने भी कहा चैनल पे कि ये तो भाई मांग थी कि 50% पेंशन मिलनी चाहिए कम से कम, 50% और डीआर मिलेगा तो हमारी तो मांग पूरी हो गई। लेकिन मिश्रा जी इतने बड़े नेता हैं, कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि आखिर 10% देने के बाद मिल रहा, मतलब यहाँ पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, जो भी जीपीएफ का कटता है वो सारा पैसा वापस हो जाता है, उसके और भी बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस संबंध में नहीं कहा कि जो 10% की कटौती हो रही है उसमें केवल 6 महीने का वेतन मिलेगा, हजारों रुपए कट जाएगा, लाखों रुपए कट जाएगा और मिलेगा नॉमिनल 6 महीने का। तो ये जो सरकार ने एक तरह से भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है, लेकिन अब तो सब क्लियर हो गया। ये किसी भी तरह से जो परिवार की सुरक्षा है वो सुरक्षा इससे मिल ही नहीं सकती। यहाँ पर जो पैसा वो जमा हो जाएगा, वो पैसा अगर टीचर अपने पास रख करके उसको जमा करता तो कितना उसका इंटरेस्ट मिलता, मल्टीप्लाई करता, 40 साल की माली सर्विस उसने करी। तो ये स्कीम वैसे भी ठीक नहीं है। दूसरा जो अभी दुबे जी भी कह रहे थे कि 25 साल के बाद ही पूरी पेंशन मिलेगी, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनमें 25 साल सेवा ही नहीं होगी। जो हमारे शिक्षकों में विशेषज्ञ शिक्षक हैं, मुझे नहीं लगता किसी की 25 साल सर्विस हो जाएगी। शिक्षकों में भर्ती की आयु कोई है ही नहीं है, 40 साल या 45 साल कर्मचारियों के लिए लिमिट है, लेकिन हमारे जो एडेड टीचर्स हैं उन टीचर्स की आयु सीमा नहीं है, वो तो कभी किसी भी एज पर भर्ती हो सकते हैं। तो ऐसे लोग तो 10 साल भी अगर सेवा नहीं पूरी होगी तो उनको 10,000 रुपए मिलेगा। तो एक तरह से मखौल है। सरकार को निश्चित रूप से इसके लिए भी अब चूंकि एक इधर कदम बढ़ा तो लगा है कि दबाव में हमारे मोदी जी आए हैं, जो आंदोलन चल रहे थे और उग्र होंगे, चुनाव भी है 4 राज्यों में, जिनके भी परिणाम सामने आएंगे और निश्चित रूप से दबाव बनेगा। दबाव हम लोग बनाएंगे, बना रहे हैं, बहुत धरना प्रदर्शन यहाँ से लेकर दिल्ली तक हुआ है इस इशू को, अब और उत्साह से जोर से करेंगे। हमारे दुबे जी तो बहुत ही पुराने हमारे अगुआ है भाई, तो इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत संघर्ष किया है। तो आज ऐसे लोगों का आशीर्वाद भी रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू जरूर होगी, चाहे मोदी जी करे या इसके आगे आने वाली सरकार करेगी, लागू जरूर। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी अहम बात हो जाती है। आपने कहा कि जैसे चुनाव होने वाले हैं, अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो उनकी सरकार है उन्होंने इसे लागू कर दिया यूपीएस को। तो क्या ये तो एक बात, इससे एक संदेश तो निकला है कि एनपीएस को लेकर नाराजगी थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो कर्मचारी हैं राज्य के, महाराष्ट्र में तो खास तौर से, उनको एक समझाने के लिए उनके गुस्से को तो भांप लिया है सरकार ने, कि ये तो मान लिया है कि वो गुस्सा है एनपीएस को लेकर, लेकिन यूपीएस को लागू करने में बड़ी जल्दबाजी के साथ लागू कर दिया। महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य बन गया। तो नहीं, उनको लागू कर दिया। योगी जी की भी तैयारी है लागू करने की, लेकिन इसका अब देखिए लोग देखिए, हम लोग मैसेज दे रहे हैं कर्मचारियों और शिक्षकों को, ये मैसेज मिल रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है, एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, वो बेकार थी, इससे तो उससे तो ये और बेकार है। तो अब ये मैसेज जाएगा तो नाराजगी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, किसी को इससे फायदा नहीं होने जा रहा। यह भी बड़ी अजीब सी बात नहीं, यह भी बड़ी अजीब सी बात है कि अभी ऑर्डर नहीं आया, गजट नहीं हुआ तो जी, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्लियर नहीं है। जब गजट ही नहीं आया तो लागू कौन सी चीज कर दिया सिद्धे जी? जी हाँ, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं ही नहीं। हाँ, नोटिफिकेशन आया नहीं और लागू कर दिया। तो एक बात तो मान लिया है कि नाराजगी है, ये तो वो महाराष्ट्र सरकार ने अपना ये तय कर लिया, क्योंकि उनको तो वैसे भी तमाम राजनीतिक और उठापटक भी देखनी है, उद्धव ठाकरे से भी, उस खेमे से भी निपटना है। इस बीच अगर कर्मचारियों की जो सरकारी कर्मचारी हैं राज्य के, उनकी नाराजगी वो शायद मोल लेने की स्थिति में तो कतई नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने यूपीएस लागू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी आरपी सर कह रहे हैं कि लागू करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, और योगी सरकार, जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र में कुछ लाया जाएगा, मोदी सरकार लाएगी, तो जो तमाम राज्य हैं जो उसको फॉलो ही कर लेंगे एकाएक, तो उसमें से उत्तर प्रदेश को भी माना जा सकता है। तो शैलेंद्र सर, उत्तर प्रदेश में क्या इतना आसान है कि जब ये लाया जाएगा तो इतनी जल्दी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, कि या फिर कुछ उस यूपी में उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है? शैलेंद्र सर। नहीं, तो मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी ये लागू हो सकता है, लेकिन
चूंकि बहुत कर्मचारी संगठनों ने, शिक्षकों ने भी, शिक्षक संगठनों ने भी, सबने विरोध किया, तो आई फील कि शायद सरकार उतनी जल्दबाजी न करे, तो विरोध सबकी ओर से आया। और कम से कम शायद उतना तो इंतजार कर ले कि नोटिफिकेशन आ जाए, गजट आ जाए कि एक्चुअल क्या है। तो गजट में जो प्रश्नों पे बातें आई हैं, गजट में उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ गजट का इंतजार करना चाहिए सर। बस चलते हुए एक और हम कमेंट पहले हम मंगला से लेंगे और शैलेंद्र सर आपसे भी लास्ट कमेंट अभी लेंगे। आप ही सर शायद अभी तकनीकी वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंगला, ये उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से योगी सरकार भी इसके लिए अगर कदम उठाती है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम आने वाले दिनों में राज्य कर्मचारी जो संगठन है और राज्य कर्मचारियों का एक बड़ा जो हिस्सा है वो इसके विरोध में उतरेगा, या कुछ ऐसा अंदेशा है कि नाराजगी भारी पैमाने पर हो सकती है? क्योंकि एक बात बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि जब ये जो बैलेट पेपर खुल रहे थे, तो वो चाहे बनारस हो या कई जगहों पर, वहां पर जो क्योंकि सरकारी कर्मचारी बैलेट वोटर्स रहे हैं, और वो बैलेट जब खुलते थे तो वो सीधे तौर से काफी देर तक बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे लगातार अजय राय से। तो ये दिखा रहा था कि पूरी एक नाराजगी है, और कम से कम सरकारी कर्मचारी तो अभी बख्शने वाले नहीं है और अब वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये अगर उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो आपको लग रहा है कि अंदेशा कि कुछ नाराजगी होगी, विरोध होगा? देखिए सर, बिल्कुल मैं बता दूं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को ही भगवान माना गया है। सत्ता बदलती रहती है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ये जो यूपीएस स्कीम आई है, तो सरकारी जो कर्मचारी संगठन है, तो कर्मचारी संगठन जो थोड़ा बहुत शांत बैठे थे ना, वो अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। उनका मतलब एक लाइन है, वो उनका कहना है कि जो है अभी तो खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना अभी बाकी है। तो उनको आना है अभी। उनका ये कहना है कि ये लड़ाई एनपीएस से यूपीएस तक आएगी, ये पुनः ओपीएस की लड़ाई ओपीएस पर ही जाएगी। तो वो मतलब शांत होने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, केंद्र सरकार का जो फैसला है तो उत्तर प्रदेश में लागू होना है। कुछ तो मतलब चर्चाएं ये भी हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर ही कुछ घोषणा हो जाए कि ये लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र में आपने बता ही दिया है कि लागू है, लेकिन जहां पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे कुछ राज्यों में ओपीएस लागू है। तो उसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों का, जैसे केंद्र के जो कर्मचारी हैं, अगर केंद्र का लागू होता है, केंद्र लागू करता है, तो लगभग ये है कि 21-22 लाख के आसपास जो एक डेटा है कि कर्मचारियों को सीधे इसका फायदा होगा यूपीएस का। लेकिन अगर राज्य सरकारों को भी जोड़ लिया जाएगा कि ये डेटा करोड़ों का पहुंच जाएगा, तो ये बहुत असर डालेगा। जी, ये बहुत असर डालेगा। और चुनाव में, आगामी जो चुनाव है और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत दूर चुनाव नहीं है, 2027 में चुनाव होना है। तो ये कर्मचारी संगठन तो अपना जो उनका निर्णय है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से, एक दो कर्मचारी संगठन जैसा शैलेंद्र सर ने कहा कि कुछ लोग हैं फेवर में, लेकिन उनसे इसका बहुत मुझे विशेष मतलब नहीं लग रहा है। तमाम अनेक राज्यों के भी जो कर्मचारी संगठन है, सब भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। सरकार ठीक है, कह देती है कि हम लागू कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध होना है। और अब तो इसका और भी विरोध होना है, क्योंकि कर्मचारी संगठन यूपीएस आने के बाद पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। अब उनमें ऊर्जा आ गई है और अब उनका ये मानना है कि हमारी लड़ाई अब सही जगह पे पहुंच रही है। और मैं पहले भी कहा कि अगर सरकार यूपीएस न लाई होती, एनपीएस तक मामला रहता, तो ये थोड़ा सा जो धीरे धीरे चल रहा था वो वैसे ही चलता। और यूपीएस आ जाने के बाद अब उनमें उत्साह का संचार हो गया है और अब कतई शांत बैठने वाले नहीं हैं। वो इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और ओपीएस लाने तक उनका जो मांग है कि ओपीएस आए, शायद उसके बाद ही वो शांत होंगे। ओपीएस आए सर। शैलेंद्र सर, चलते चलते हम ये बस समझना चाहेंगे कि क्या कोई गुंजाइश है कि ओपीएस जो मौजूदा परिस्थिति में, क्योंकि अब ओपीएस इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 2 दशक खत्म हुए, तो क्या अब ओपीएस लाने का कुछ नया स्वरूप हो सकता है, या उसमें कोई गुंजाइश है कुछ मॉडिफाई करके लाया जाए, या फिर आप वही पुरानी ही ओपीएस अभी भी प्रासंगिक होगी? ये मतलब कैसे आप देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए या होके आ सकता है, तब शायद बेहतर होगा? आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओपीएस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब 2004 में
केंद्र सरकार ने पेंशन समाप्त किया था, तो केंद्र सरकार ने यह कहा था कि यह केंद्र के कर्मचारियों के लिए हम पेंशन समाप्त कर रहे हैं और राज्यों के लिए यह एडवाइजरी है कि वो चाहे तो समाप्त करें, चाहे तो न समाप्त करें। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 3 प्रांतों ने 2004 में पेंशन नहीं समाप्त किया, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा। केरल में 2013 में जब कांग्रेस की सरकार आई तब उसने पेंशन समाप्त किया, और प्रांतों में 2004 में समाप्त हो गई, केरल में 2013 तक जारी रही है। त्रिपुरा में 2018 में जब बीजेपी की सरकार आई है तब पेंशन समाप्त हुई, और पश्चिम बंगाल में यद्यपि सरकार बदली, टीएमसी की सरकार आई, लेकिन पश्चिम बंगाल ने पेंशन कभी नहीं समाप्त की। तो पश्चिम बंगाल में तो पेंशन लगातार मिल रही है, और नए प्रांत जो जुड़ गए हैं आप पेंशन देने वाले, उसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये नए प्रांत जुड़ गए हैं। और चूंकि नीतिगत घोषणा है कैबिनेट की पंजाब की, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब में भी पेंशन मिलेगी, संभवतः उस पर तैयारी हो रही है। तो कर्मचारियों के मन में ये है कि जब पेंशन इतने प्रांतों में मिल रही है, पुरानी पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों के जो खाते हैं वो जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिए गए, तो यह एक बहुत बड़ी उम्मीद का कारण है कि जब इतने प्रांतों में मिल रही है, 5 प्रांतों में मिल रही है, तो हमको भी मिल सकती है। ये उम्मीद की सबसे बड़ी उम्मीद की किरण यही है कि ये बिना मिली। जी जी बिल्कुल, ये उम्मीद की किरण और बरकरार भी रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो पूरा कुछ तंत्र चलता है, जो उनकी नीति मंशा है, वो इन्हीं कर्मचारियों के जरिए लागू होती है। शैलेंद्र सर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और हम आपसे आप वादा करते हैं कि हम जल्दी ही आपका जो मुद्दा आपने शुरुआत में एक जिक्र किया था पावर सेक्टर का, वो हम जल्द ही उस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, विषय विशेषज्ञों के साथ हम फिर उस पर बात करेंगे। आज की इस डिबेट में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। मंगला, आपका भी आभार। और ये जो मुद्दा है, हमने देखा कि इस मुद्दे के तमाम पहलू दिखाई दिए। हमने ये देखा कि मोदी सरकार ने पिछले कई दिनों से, कई एक वक्त हुआ जब से ये तीसरी बार आए हैं, उसके बाद से विपक्षी दलों के जो मुद्दे हैं उन्हें वो आत्मसात करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे युवाओं के लिए स्टाइपेंड की बात हो या दूसरे मुद्दे, उनको लग रहा है कि जो मुद्दे अब विपक्ष के तौर पर यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, जो उनके गले की फांस बन सकते हैं, उन पर जरूर कोई प्रयास करना होगा। और उनमें से एक मुद्दा ये जो कर्मचारियों की पेंशन का है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात वो बिल्कुल अड़े हुए हैं कर्मचारी संगठन। हालांकि सरकार ने एनपीएस के बाद यूपीएस लाकर ये बताने की कोशिश तो जरूर की है कि वो अभी फिलहाल आसानी से वो ओपीएस की तरफ तो जाने वाले नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन भी अड़ चुके हैं कि वो ओपीएस से कम कुछ मानने वाले नहीं है। तो अब यही देखना होगा कि इस रस्साकशी में गेंद सरकार के जब पाले में रहेगी तो अब सरकार क्या निर्णय लेती है। क्या वाकई में वो इतनी बड़ी तादाद में जो देश भर में कर्मचारी हैं सरकारी, उनके नाराजगी मोल लेगी, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब आम चुनाव में उसे एक तगड़ा करारा झटका लगा है और उसकी जो अपने बूते सरकार बनाने की जो एक ख्वाहिश थी वो जमी दोज हो गई। तो हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सामाजिक सुरक्षा है, हकीकत है या छलावा, तो यहाँ पर कर्मचारी संगठनों के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बात करके एक बात एकदम साफ है कि हाल फिलहाल वो इस यूपीएस से सहमत नहीं है, और इसे मौजूदा इसकी जो शक्ल है, इसका जो भी इसके प्रावधान है, हालांकि अभी पूरी उसकी डिटेलिंग आनी बाकी है, लेकिन इन प्रावधानों से वो मुतमईन नहीं है और इसे महज छलावा और दिखावा मान रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, चिंतन करना होगा। नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।